कुछ देर पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। राहुल गांधी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और हमारे साथ न्यूज रूम से जोड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी। तो सीधा हम रुख करते हैं विजय जी का। विजय जी, आज प्रधानमंत्री का संबोधन अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, क्या इसे माना जाए? धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे, विपक्ष पर पलटवार कर रहे थे, या जो 400 दिन रह गए लोकसभा चुनाव के लिए उसका यह संबोधन था? क्या लगता है? रवीश, धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोल रहे थे। और ऐसा आमतौर पर होता है कि जब धन्यवाद प्रस्ताव होता है, क्योंकि वैसे तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो भी सरकार का अभिभाषण, एक सरकार का हिस्सा होता है, सरकार उसको तैयार करती है, तो ये मौका होता है प्रधानमंत्री को एक अपनी जो पूरी प्रोग्रेस है, अपना जो काम काज है उस पर उसकी चर्चा करने का, उसको फिर से एम्फेसाइज करने का। और वही काम प्रधानमंत्री ने इस पूरे भाषण में किया है कि उन्होंने न सिर्फ इस साल यानी पिछले साल जो काम किया है सरकार ने, या राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उसका उन्होंने चर्चा की, बल्कि पूरा जो 9 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहा है, मोदी सरकार का रहा है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। और उसको एक कंपैरेटिव तौर पे भी किया कि उससे पहले के जो 10 साल है, खासतौर से 2004 से 2014 तक, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई और 9 साल में क्या प्रोग्रेस हुई, उन सब बातों की चर्चा की। तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये चुनावी भाषण भी हो। वैसे भी 2023 में कम से कम 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो होने ही है, 10वां भी हो सकता है अगर जम्मू कश्मीर का भारत सरकार फैसला कर ले और सरकार इस पर तय कर ले, तो 10 राज्यों के चुनाव होने और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने, तो चुनावी भाषण भी हो सकता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से सही प्लेटफॉर्म है संसद में प्रधानमंत्री को अपनी बातों को, अपनी सरकार का जो कामकाज है उसको रखने का। बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं कि जो आरोप लगाए गए, जो चर्चा हुई, जो आजकल विजय जी मैं उसी बात रहा था, 85 मिनट्स का ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। राहुल गांधी ने सदन में चर्चा की, अडानी के बारे में उन्होंने बोला, आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र तक नहीं किया। क्यों ऐसा? नहीं रवीश, यदि उसको टेक्निकली देखें तो जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए अडानी को लेकर, वो लोकसभा अध्यक्ष ने आज सुबह एक्सपंज कर दिए हैं कार्रवाई से, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि आप इनको ऑथेंटिकेट कीजिए। ऑथेंटिकेट मतलब कि आपके सबूत पास रखिए, प्रूफ है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री सदन के नेता भी होते हैं, तो प्रधानमंत्री वैसे किसी भी सदस्य के लिए यदि आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब होता है कि आप उसके बारे में कुछ तथ्य रख सकते हैं, कुछ सबूत रख सकते हैं कि ये सबूत है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई सबूत नहीं था। यदि आपको याद हो, कल भी लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे और कुछ जो ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स थे वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, आपको इसके प्रूफ्स रखने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत नॉन सीरियसली तरीके से कहा कि नहीं, ये जब होगा रख देंगे, लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं किया गया। आज राज्यसभा में भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी इस बात पर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उससे उन बातों को रखा और वहाँ ऑथेंटिकेट करने की बात नहीं आई। यहाँ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाए थे। तो जब आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल के उन सारे बयानों को, उस सारे भाषण को, जो करीब करीब 31 पेज का भाषण है, उसमें से बहुत सारी चीजों को एक्सपंज कर दिया। एक्सपंज का मतलब कि सदन की कार्यवाही से निकाल दिया। तो जो चीज सदन की कार्यवाही में, सदन के पटल पर नहीं रखी गई, उसका जवाब प्रधानमंत्री क्यों देते? लेकिन विजय जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने राहुल गांधी को सुना होगा, लोकसभा से वो बाहर आया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री क्यों उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अगर चाहते तो यहां पे जांच की बात कह सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जांच की भी कोई बात नहीं कही। तो क्या अब राहुल गांधी को भी ये बात नहीं पता है? क्योंकि सदन से बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ये प्रतिक्रिया दी है। नहीं, राहुल गांधी को जरूर ये बात पता है, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, विपक्षी नेता के तौर पर वो यही बात कहेंगे और इस बात को मुझे लगता है वो संसद के बाहर सड़क पर जब जाएंगे तो इस बात को बार बार दोहराते रहेंगे कि प्रधानमंत्री ने उनके आरोपों का जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब तभी हो सकता था जब वो उनको ऑथेंटिकेट करते। और वैसे भी किसी प्राइम मिनिस्टर को या लीडर ऑफ द हाउस को आप किसी चीज़ के जवाब के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। और इसमें तो खासतौर से बात यह है कि जो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, आप समझते हैं कि जिसको पॉलिटिकली ये कुछ लोग आरोप भी लगाएं, तो उसको जब एक्सपंज कर दिया गया है तो उसको लाना, इसका मतलब फिर से उसी ट्रैप में फंसना होगा जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जवाब देना चाहिए था, जांच करानी चाहिए थी। तो इसके लिए अभी वैसे बहुत मौके हैं। अभी बजट, आज तो राष्ट्रपति अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव हुआ है, अब कल से राष्ट्रपति के बाद बजट भाषण पर बहस शुरू होगी। तो बजट भाषण के जो बहस है उसमें भी विपक्षी नेताओं के पास ये मौका होगा कि वो फिर से उस मसलों को उठाएं, अलग तरीके से उठाएं। हो सकता है राहुल गांधी कुछ और सबूत लेकर आए और ऑथेंटिकेट करें। विजय जी, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, अगर बात की जाए, क्या ये जरूरी हो जाता है कि जब आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हो तो उसके साथ सबूत भी दें?
क्योंकि इतने आरोप तो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठती थी वो मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे कि कोयले घोटाला हो गया, उस समय तो कोल मिनिस्ट्री आपके पास थी, बड़े सारे आरोप उन्होंने लगाते थे। तो क्या ये जरूरी हो जाता है कि जब आप संसद में प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट भी आपको करना पड़ता है, या फिर वो सदन की कार्रवाई से हटा सकते हैं उसको? नहीं नहीं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री पर यदि कोई निजी आरोप दो चीजें हैं, सिस्टम पर कोई आरोप है, सरकार की व्यवस्थाओं पर आरोप है, तो वो चल सकते हैं कि सरकार पर कोई आरोप लग रहा है, ये सरकार गड़बड़ कर रही है, ये सब। लेकिन आप प्रधानमंत्री को सीधे करें। अब फिर मैं उन सवालों का चर्चा करूंगा तो फिर संसद की कार्रवाई से हो सकता है हमारे खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाए। लेकिन जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जब कल आरोप लगाए तो वो बहुत निजी तरह के आरोप थे, तो उसको उनको प्रूव करने की जरूरत है, उसको सबूत देने की जरूरत है, उसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है। और आपने जैसे बीजेपी का जिक्र किया तो उसमें भी आप ध्यान कीजिए, हालांकि वो सरकार के खिलाफ और एक इन जनरल आरोप थे, लेकिन उसमें भी सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, दूसरे तरह की जांच कमेटियों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, और उसके बाद ही सरकार को जेपीसी बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा उस वक्त की सरकार को। अब जब इसमें कोई आप सबूत नहीं देंगे, आप बताते कि किस उद्योगपति ने क्या प्रधानमंत्री ने उनका फायदा पहुंचाया, किस तरह से फायदा पहुंचाया गया, ये सारी बातें अगर वो रखते, उसमें से कुछ बातें भी रखते तो एक दबाव बनता। और मैं कह रहा हूं ना कि ये मौका है, आज बात खत्म नहीं हो गई है, आज तो बात शुरू हुई है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता इस पर एक्सरसाइज करके यदि वो सबूत रख सकते हैं तो वो दबाव बना सकते हैं जेपीसी के लिए। लेकिन मुझे 2 दिन की कार्रवाई में लगा कि विपक्ष उस तरह की ताकतवर हमलावर नहीं हुआ है जिससे सरकार जेपीसी बनाने पर बाध्य हो। जेपीसी हो या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, इस सब के लिए वो दबाव नहीं बना पाया। तो अभी तो 1.5 महीना करीब करीब पड़ा हुआ है बजट सेशन का, उस दौरान भी यदि विपक्ष सबूत रखे और कुछ और तरीके से इस बात को रखे तो एक मौका बन सकता है। विजय जी, ओवरऑल कैसे देखेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को, जहां पे उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया? उन्होंने कहा, पिछले अगर मैं बात करूं तो मैं खुद गया था वहां पर, और आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, वो वहां पे तिरंगा फहराते हैं। नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट भी तो जाइए, और साथ ही साथ काका हाथरसी और दुष्यंत कुमार के शेर भी उन्होंने पढ़े। शेर तो बहुत चले रवीश, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी आज बहुत सारा शेर पढ़े और प्रधानमंत्री ने भी शेर पढ़े। जाहिर था कि जब लाल चौक की बात होगी, श्रीनगर की बात होगी, तो मुझे लग ही रहा था कि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे। आज से 30 साल पहले 1992 26 जनवरी 1992 को, उस वक्त में मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, वो और नरेंद्र मोदी और उनके साथ कुछ और लोगों ने झंडा वहां पर फहराया था, राष्ट्रगान भी वहां पर किया था, तो वो उस बात का जिक्र कर रहे थे। और उस वक्त की स्थितियां थोड़ी ज़्यादा खराब थी आज की तारीख में। मैं ये नहीं कह रहा कि आज बहुत बेहतर हो गई, लेकिन उस समय ज़्यादा खराब थी। और उस दौरान, हालांकि उस समय भी उस वक्त की जो सरकार थी उसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई थी और उस अरेंजमेंट को देखा था। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज भी जब राहुल गांधी की यात्रा हुई तो जो भी सरकार थी, जो व्यवस्था थी, सुरक्षा एजेंसियां थी, उन्होंने उसको किया, तो उसका जिक्र वो करना चाह रहे थे कि 30 साल पहले उन्होंने यात्रा कर दी, तो आज कोई बड़ा कमाल इस पर नहीं हो गया। और नॉर्थ ईस्ट की तो जहां तक बात है, आप समझ ही रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत चुनाव भी है, त्रिपुरा का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जी, नॉर्थ ईस्ट को लेकर तो प्रधानमंत्री इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर बड़ा फोकस किया गया है। और आपको याद हो कि पिछले 20 साल में पूरी की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर भी नॉर्थ ईस्ट की बदल गई है। जहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते थे, और सच कहें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, आज वहाँ ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। और अब जब त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय में चुनाव होने वाले हैं, तो फिर तो ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की जाए और बताया जाए कि कैसे तस्वीर बदली गई है। विजय जी, आपका समय बहुत कीमती है। आखिरी सवाल आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो कांग्रेस पर जमकर हमला भी वो बोलते हैं, और आज तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी जिक्र कर दिया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शायद भविष्य में आकर रिसर्च करे कांग्रेस की बर्बादी के ऊपर। जी देखिए, कांग्रेस जो है सबसे बड़ा विपक्षी दल है। भले ही उसकी संसद में अभी बहुत ताकत नहीं बन पाई हो, लेकिन फिर भी देश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल है। और प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को साफ पता है कि उनकी लड़ाई लोकसभा चुनावों में और ज़्यादातर विधानसभा चुनाव, पार्लियामेंट में भी देखें तो 200 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला होता है। तो ऐसे में उन्हीं को टारगेट करना सबसे बड़ी बात होती है। और पूरी, यदि आपने ये धन्यवाद प्रस्ताव की बहस देखी हो, तो किसी भी पार्टी के दूसरे वक्ता ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना नहीं बनाया। तो जाहिर था कि जब राहुल गांधी ने उसको इस तरह से लिया है कि प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी उसी तरह से उनको निशाना बनाया, तो जाहिर था कि उसका जवाब इसी तरह से मिलता और कांग्रेस को निशाना बनाते प्रधानमंत्री। विजय जी, आगे अब
क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी विपक्ष की? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पलटवार किया उससे ऐसे लग रहा है कि काफी तरीके से उन्होंने जो उन पे जवाबी हमले हुए थे उनका तो पलटवार उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से किया। आगे विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि राहुल गांधी जाते जाते जो हम बात सुन रहे थे और जेपीसी की मांग, क्या विपक्ष अड़ा रहेगा अभी भी जेपीसी की मांग में? मुझे नहीं लगता रवीश, क्योंकि जेपीसी की मांग पर अड़े रहते तो वो जब तक ये बहस को ताकतवर तरीके से या हाउस में जो एडजॉर्नमेंट चला रहे थे, हाउस को नहीं चलने दे रहे थे, उसको जब तक सरकार पे दबाव नहीं बनाते तो नहीं होता। अब हाउस चल गया है, सरकार का एक बहुत बड़ा काम पूरा हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो काम पूरा हो गया बहुत आराम से। तो अब ये काम खत्म हो गया। बजट को पास नहीं करने दे, ये विपक्ष करना नहीं चाहेगा कि इस तरह से हंगामा करके उसको नहीं करने दे। और अगर बजट पास हो जाता है, विपक्ष इसमें हिस्सा लेता है, तो फिर जेपीसी की मांग अभी के लिए तो समझिए कि ठंडे बस्ते में हो गई। आगे क्या होता है, मैं आपको एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं जी कि कांग्रेस के पास ये दूसरा बड़ा मौका आया था जब मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाकर उनको घेरने का। आपको याद हो, इससे पहले राफेल को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया था, लेकिन वो मामला भी किस तरह से डिफ्यूज हो गया, क्योंकि उस पर भी कांग्रेस और विपक्षी नेता बहुत ताकतवर तरीके से सरकार पर हमला नहीं कर पाए, उस तरह का सबूत नहीं रख पाए। और राफेल आज तो हिंदुस्तान की रक्षा का एक बड़ी ताकत बन गया है, तो वो फेल हुआ। और यदि ये दूसरा भी मसला फेल हो जाता है तो फिर विपक्ष का एकजुट करने में मुश्किल होगी। लेकिन यदि विपक्ष समझता है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होना है, तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है जिसे ज़्यादा लंबे समय तक खींचा जा सके। खासतौर से जब अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इस दौरान तक भी यदि ले जाया जाए तो सरकार पर दबाव बन सकता है। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। विजय त्रिवेदी हमारे एडिटर इन चीफ हमें तमाम जानकारी दे रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधन दिया लोकसभा में। चलिए।